एक बच्चा अपने कुत्ते को ढूंढने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल देता है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसी वक्त एक कुत्ता भी अपने मालिक को बचाने के लिए मौत से भिड़ रहा है। आखिर इंसान और कुत्ते की ये अनोखी दोस्ती किस मोड़ तक पहुंचेगी? आज की कहानी है ओ माय डॉग की। कहानी की शुरुआत हमें सीधे एक ऐसे दृश्य में ले जाती है जहां माहौल बेहद गंभीर है। एक बहादुर सैनिक को सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। वहां मौजूद लोग उस सैनिक की बहादुरी को याद कर रहे हैं और बताया जाता है कि उसने देश के लिए 20 से ज्यादा खतरनाक मिशनों में सफलता हासिल की थी। लेकिन तभी कैमरा हमें असली सच्चाई दिखाता है। जिस सैनिक को इतनी इज्जत के साथ विदाई दी जा रही थी वो इंसान नहीं बल्कि सेना की एक फीमेल डॉग थी जिसका नाम सेनापति था। उसकी बहादुरी के सम्मान में उसे पूरे सैन्य सम्मान के साथ विदा किया जा रहा था। वहां मौजूद एक अधिकारी सेनापति को देखकर भावुक हो जाता है क्योंकि उसने ही उसे पाला था और उसके साथ कई मिशनों में काम किया था। वो अपने साथी से कहता है कि सेनापति ने देश के लिए अपनी जिंदगी लगा दी, लेकिन उसके साथ एक ऐसा अन्याय हुआ जिसे वो कभी भूल नहीं सकता। जब सेनापति ने 3 बच्चों को जन्म दिया था तब उन्हें मां से तुरंत अलग कर दिया गया था। एक मां के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता था कि उसके बच्चे उसकी आंखों के सामने उससे छीन लिए जाए और उसके बाद उसे फिर से ड्यूटी पर भेज दिया जाए। अधिकारी को लगता है कि सेनापति शायद जिंदगी भर अपने बच्चों को याद करती रही होगी। वो कहता है कि सेनापति ने तो उसे माफ कर दिया, लेकिन वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। जाते जाते वो बस यही उम्मीद करता है कि सेनापति के बच्चे जहां भी होंगे अपनी मां की तरह अच्छे काम कर रहे होंगे। और दोस्तों, उस वक्त शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि सेनापति के बच्चों की कहानी इतनी दूर तक जाने वाली है। कहानी अब कई साल आगे आती है और हमें एक छोटे से लड़के अप्पू से मिलवाती है। उम्र के हिसाब से वो छोटा जरूर है, लेकिन उसकी समझ और चीजों को देखने का तरीका काफी अलग है। अप्पू की दुनिया में उसके परिवार के अलावा एक और सदस्य बेहद खास है, उसका कुत्ता मोमो। दोनों के बीच इतनी गहरी दोस्ती है कि मोमो को घर का पालतू कहना कम होगा। अप्पू का दिन अक्सर मोमो के साथ खेलते हुए गुजरता है। दोनों गेंद खेलने का खेल खूब पसंद करते हैं। अप्पू गेंद फेंकता और मोमो दौड़कर उसे वापस ले आता। लेकिन एक दिन यही छोटा सा खेल अचानक चिंता में बदल जाता है। अप्पू गेंद दूर फेंकता है और मोमो हमेशा की तरह उसके पीछे दौड़ जाता है। इस बार काफी देर गुजरने के बाद भी वो लौट कर नहीं आता। अप्पू पहले इंतजार करता है, फिर आसपास देखने लगता है और आखिरकार अपनी मां को बताता है कि मोमो दिखाई नहीं दे रहा। मां भी उसे आसपास ढूंढती है, पड़ोस में पूछताछ होती है, गलियां देखी जाती हैं, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। अब परिवार को समझ आ जाता है कि बात सामान्य नहीं है। अप्पू के पिता को फोन करके जानकारी दी जाती है और उनकी सलाह पर मां और अप्पू पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात इंस्पेक्टर हुसैन से होती है। हुसैन उनकी शिकायत सुनता है और कहता है कि कुत्तों के गायब होने की घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं। वो उन्हें यह भी बताता है कि कुछ लोग कुत्तों को चोरी करके दूसरे इलाकों और बॉर्डर के पार ले जाते हैं, जहां उन्हें पैसे के लिए बेच दिया जाता है। ये सुनते ही अप्पू की चिंता और बढ़ जाती है। अब उसे डर लगने लगता है कि कहीं मोमो भी ऐसे ही किसी गिरोह के हाथ न लग गया हो। लेकिन अप्पू सिर्फ रोकर बैठने वाला बच्चा नहीं था। वो मन ही मन मोमो को खोजने का रास्ता ढूंढने लगता है। इसी बीच कहानी दूसरी जगह पहुंचती है, जहां एक कंस्ट्रक्शन साइट पर कई बच्चे मजदूरी करते नजर आते हैं। इन्हीं बच्चों के साथ एक कुत्ता रहता है जिसका नाम ऑस्कर है। ऑस्कर खास तौर पर प्रिंस नाम के लड़के के करीब है। लेकिन एक सुबह ऑस्कर लगातार बेचैनी में इधर उधर घूमता और भौंकता रहता है। बाकी बच्चों को उसकी हरकत अजीब लगती है। तभी किसी की नजर पड़ती है कि प्रिंस आज साइट पर आया ही नहीं। बच्चों को लगता है कि शायद ऑस्कर इसी वजह से परेशान है। वे प्रिंस को आसपास ढूंढते हैं, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। इसके बाद वे त्रिपाठी टीचर के पास जाते हैं। त्रिपाठी इन बच्चों को पढ़ाते भी है और उनके हालात से अच्छी तरह परिचित है। वो बताते हैं कि प्रिंस रोज पढ़ने आता था और उसके बाद काम पर चला जाता था। उस दिन वो पढ़ाई के लिए तो आया था, लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचा ही नहीं। अब मामला गंभीर लगने लगता है। त्रिपाठी बच्चों और ऑस्कर को लेकर पुलिस के पास पहुंचते हैं। इंस्पेक्टर धर्मराज उनकी बात सुनकर भी ज्यादा परेशान नहीं होता। उसका कहना है कि हो सकता है प्रिंस किसी जान पहचान वाले के घर चला गया हो। लेकिन टीचर साफ बताते हैं कि इस शहर में उसका कोई रिश्तेदार नहीं है और साइट के बच्चे अपनी मर्जी से कहीं जा भी नहीं सकते। वो धर्मराज से औपचारिक शिकायत दर्ज करने को कहता है, लेकिन धर्मराज उसे कुछ समय इंतजार करने की सलाह देकर वापस भेज देता है।
बाहर से देखने पर यह सिर्फ एक लापता बच्चे का मामला लगता है, मगर असली कहानी पुलिस स्टेशन के अंदर शुरू होती है। धर्मराज फोन पर किसी व्यक्ति से बात करता है और उसकी बातचीत से पता चलता है कि प्रिंस का गायब होना पहले से तय था। कुछ समय पहले कंस्ट्रक्शन साइट पर एक संस्था के लोग ब्लड टेस्ट करने के नाम पर आए थे। उनका असली मकसद ऐसे बच्चों को ढूंढना था जिनका ब्लड ग्रुप दुर्लभ हो। जिन बच्चों को वे अपने काम के लिए सही समझते, उन्हें बाद में चुपचाप उठा लिया जाता और उनकी किडनी निकालकर अवैध तरीके से बेच दी जाती। इस गंदे धंधे में धर्मराज भी शामिल था। यानी प्रिंस किसी हादसे का शिकार नहीं हुआ था, बल्कि उसे जानबूझकर निशाना बनाया गया था। उधर अप्पू भी मोमो को ढूंढने की कोशिश में लगातार अपने पुराने अनुभवों को याद कर रहा था। अचानक उसे गेंद वाला दिन याद आता है। उसे याद पड़ता है कि आखिरी बार गेंद घर के बाहर नाले की दिशा में गई थी। अप्पू सोचता है कि शायद मोमो भी गेंद को खोजते हुए उसी रास्ते पर गया होगा। वो उसी रास्ते से गेंद को फिर से फेंक कर देखता है। गेंद नाले के रास्ते आगे निकल जाती है। अब अप्पू बिना सोचे उसी गंदे रास्ते में उतर जाता है। गटर से गुजरते हुए वो समुद्र के किनारे पहुंचता है, लेकिन वहां मोमो नहीं मिलता। वो दूर तक उसे पुकारता है, मगर कोई जवाब नहीं आता। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक महंगे बिस्किट के पैकेट पर जाती है। वो आसपास ध्यान से देखता है तो उसे मोमो के पैरों के निशान मिलते हैं, लेकिन उन्हीं निशानों के पास किसी दूसरे आदमी के पैरों के निशान भी मौजूद थे। अब अप्पू को पहली बार पक्का यकीन होता है कि मोमो कहीं खुद नहीं गया था, किसी ने उसे यहां से उठाया था। घर लौटने पर उसकी टीचर माधुरी आती है। माधुरी मोमो को जानती थी, इसलिए वो उसके बारे में पूछती है। अप्पू इस बार उससे अपनी बात छिपाता नहीं और पूरा मामला बताता है। फिर वो बिस्किट के पैकेट को देखकर एक तरकीब सोचता है। उसका कहना था कि इतने महंगे बिस्किट हर दुकान पर नहीं मिलते। अगर पैकेट का बार कोड स्कैन करके ये पता लगाया जाए कि उसे किस दुकान से खरीदा गया, तो शायद अगला सुराग मिल सकता है। माधुरी को उसकी बात सही लगती है और दोनों मार्केट पहुंच जाते हैं। कई दुकानों की जांच करने के बाद आखिरकार उन्हें वही दुकान मिल जाती है जहां से पैकेट खरीदा गया था। दुकान की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखी जाती है और उसमें एक आदमी नजर आता है जो बैंगनी रंग की कार से आया था। अप्पू को लगता है कि अब उस आदमी तक पहुंचना आसान होगा, क्योंकि उसने पेमेंट ऑनलाइन की थी। लेकिन यहां भी अपराधियों ने चालाकी दिखाई थी। गाड़ी किसी और व्यक्ति के नाम पर थी और पहचान से जुड़ी दूसरी जानकारी भी अलग अलग लोगों की निकलती है। फिर भी अप्पू हार नहीं मानता। वो अपनी मां और माधुरी के साथ हुसैन के पास पहुंचकर सारी जानकारी देता है। हुसैन अपनी टीम के साथ उस संदिग्ध की तलाश में निकलता है। अप्पू भी माधुरी के साथ उनके पीछे चलता है, लेकिन जैसे जैसे वो केस के करीब जा रहा था, उसे ये अंदाजा नहीं था कि असली खतरा बाहर नहीं, बल्कि पुलिस की वर्दी के अंदर छिपा हुआ है। दूसरी तरफ ऑस्कर ने भी प्रिंस को ढूंढने का फैसला कर लिया था। वो उन रास्तों पर जाने लगता है जहां प्रिंस रोज आता जाता था। अपनी सूंघने की ताकत से वो प्रिंस की गंध पकड़ता है और लगातार आगे बढ़ता जाता है। आखिरकार एक जगह पहुंचकर वो रुक जाता है। वहां प्रिंस की गंध बहुत तेज थी। ऑस्कर उसी जगह खड़ा होकर जोर जोर से भौंकने लगता है। फिर वो वापस जाकर प्रिंस के दोस्तों को अपने पीछे आने का इशारा करता है। बच्चे उसके साथ उसी जगह पहुंचते हैं और उन्हें भी समझ आता है कि ऑस्कर यूं ही वहां नहीं आया। त्रिपाठी टीचर को बुलाया जाता है। वो देखते हैं कि ऑस्कर उस जगह से हटने को तैयार नहीं है। टीचर धर्मराज को फोन करके बताते हैं कि कुत्ता किसी खास जगह तक उन्हें लेकर आया है और शायद वहीं कोई सुराग मौजूद है। धर्मराज के लिए यह खबर बेहद खतरनाक थी, क्योंकि असल में प्रिंस को उसी जगह के आसपास रघु ने छिपा कर रखा था। धर्मराज तुरंत रघु को फोन करता है और उसे नीचे देखने को कहता है। रघु बाहर देखता है तो नीचे बच्चों के साथ ऑस्कर खड़ा था। धर्मराज उसे आदेश देता है कि सीढ़ियों से नीचे मत आना, वरना कुत्ता तुम्हें पहचान लेगा। छत के रास्ते से निकलने का आदेश मिलता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि रघु ने प्रिंस को कैसे फंसाया था। प्रिंस कोचिंग के बाद बिस्किट खरीदने जाता था और वहीं रघु ने उससे संपर्क किया। उसने प्रिंस से झूठ कहा कि उसके ब्लड टेस्ट में समस्या मिली है और इलाज के लिए उसे उनके साथ चलना होगा। बच्चा उसकी बात पर भरोसा कर बैठता है। उसे एक जगह ले जाकर बेहोश कर दिया जाता है, लेकिन भागते वक्त रघु की चप्पल टूट जाती है और मजबूरी में वो प्रिंस की चप्पल पहन लेता है। उसे अंदाजा नहीं था कि यही छोटी सी गलती ऑस्कर को उसकी गंध तक पहुंचा देगी। ऑस्कर रघु के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाता है, लेकिन रघु छत से भाग निकलता है। अब दोनों तरफ एक ही चीज साफ थी, इंसानों ने रास्ते बंद कर दिए थे, लेकिन इन बेजुबान दोस्तों ने अपने रास्ते खुद खोज लिए थे। अप्पू, माधुरी और पुलिस की टीम अब उस संदिग्ध वाहन की तलाश में लगी हुई थी।
हर कुछ देर बाद नई जानकारी मिलती और पीछा दूसरी दिशा में मुड़ जाता। कभी खबर आती कि गाड़ी टोल की तरफ गई है, तो कभी पता चलता कि संदिग्ध पेट्रोल पंप पर रुका था। अप्पू लगातार हुसैन को हर छोटी जानकारी पर ध्यान देने को कहता रहता है। उसे पता था कि अगर मोबाइल बंद हो गया तो पूरी लोकेशन गायब हो जाएगी। आखिरकार पीछा करते करते टीम एक घने जंगल तक पहुंचती है। यहां आकर सबको लगता है कि शायद वे गलत रास्ते पर आ गए हैं। जंगल बहुत बड़ा था और कहीं भी मोमो का पता नहीं था। हुसैन वापस जाने की बात करता है और माधुरी भी अप्पू को समझाती है कि शायद उन्हें अब कोई दूसरा सुराग तलाशना चाहिए। लेकिन अप्पू को अंदर से भरोसा था कि मोमो इसी इलाके में है। वो जंगल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। तभी दूर उसे एक गाड़ी दिखाई देती है। रंग देखते ही वो पहचान जाता है कि यही वही बैंगनी कार है जो सीसीटीवी में दिखाई दी थी। अप्पू कार के पास पहुंचकर उसकी तलाशी लेता है और अंदर उसे मोमो के बाल मिल जाते हैं। अब कोई शक नहीं था कि मोमो इसी गाड़ी में लाया गया था। हुसैन कहता है कि शायद अपराधी यहां से निकल चुके हैं। वो मोबाइल की लोकेशन दोबारा चेक करवाता है, लेकिन फोन अब बंद हो चुका था। अप्पू खुद भी नंबर मिलाकर देखता है, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। टीम लौटने लगती है। बाहर से अप्पू शांत दिखाई देता है, लेकिन उसके दिमाग में हुसैन की कई बातें घूम रही थीं। थोड़ी देर बाद वो माधुरी से कहता है कि उसे हुसैन पर भरोसा नहीं है। माधुरी पूछती है कि आखिर उसे ऐसा क्यों लग रहा है। अप्पू उसे बताता है कि हुसैन ने जंगल में पहुंचकर जिस तरह कहा कि अपराधी पहले ही निकल चुके हैं, वो बात उसे अजीब लगी। आखिर हुसैन को कैसे पता था कि वहां कितने लोग थे और वे कब निकले? शुरुआत से ही वो संदिग्ध लोगों की गतिविधियों के बारे में जरूरत से ज्यादा जानता था। अब अप्पू को अपने शक को साबित करने के लिए एक सबूत चाहिए था। उसे याद आया कि उसने हुसैन का मोबाइल कुछ देर अपने हाथ में लिया था। उसी दौरान उसने मोबाइल का IMEI नंबर नोट कर लिया था। अब अगर अपराधियों का फोन हुसैन के नंबर से जुड़ता तो वो उनकी बातचीत तक पहुंच सकता था। यानी अप्पू ने चुपचाप पुलिस वाले की निगरानी शुरू कर दी थी। इसी बीच दूसरी तरफ ऑस्कर रघु के पीछे लगा हुआ था। रघु भागते भागते सोचता है कि आखिर ऐसी जगह कहां मिलेगी जहां ऑस्कर उसे खोज ना पाए। उसे पुलिस स्टेशन सबसे सुरक्षित जगह लगता है। वो सीधे धर्मराज के पास पहुंचता है और अपनी परेशानी बताता है। धर्मराज भी इस मौके को कमाई का जरिया बना देता है। वो कहता है कि अब उसे पहले से ज्यादा पैसे चाहिए, क्योंकि मामला सिर्फ प्रिंस का नहीं रहा, बल्कि ऑस्कर भी उसके पीछे है। लेकिन ऑस्कर रुकने वाला नहीं था। वो रघु के घर में उसकी गंध तलाशता है। घर में मौजूद लोगों को कोई सुराग नहीं मिलता, मगर ऑस्कर को पता चल जाता है कि रघु किस रास्ते से ऊपर गया था। वो गंध का पीछा करता हुआ पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाता है। रघु की नजर जैसे ही ऑस्कर पर पड़ती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि एक कुत्ता इतनी दूर तक उसका पीछा कर सकता है। पुलिस वाले ऑस्कर को हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन धर्मराज समझ जाता है कि इसे भगाना मुश्किल है। वो रघु को अपनी गाड़ी में बैठाकर शहर से बहुत दूर ले जाने का फैसला करता है। उन्हें लगता है कि इतने लंबे रास्ते के बाद ऑस्कर वापस नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन रघु और धर्मराज दोनों एक बात भूल गए थे। ऑस्कर सिर्फ आंखों से नहीं, गंध से रास्ता पहचानता था। थोड़ी देर बाद वो फिर रघु के सामने खड़ा था। रघु अब बुरी तरह घबरा जाता है। वो वहां से भागता है और ऑस्कर उसके पीछे दौड़ पड़ता है। ऑस्कर किसी पुलिस अधिकारी की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे दोस्त की तरह उसका पीछा कर रहा था जिसे पता था कि उसे किस जगह पहुंचना है। दूसरी तरफ अप्पू जिस कॉल का इंतजार कर रहा था, आखिरकार वो आ जाती है। हुसैन के फोन पर अपराधियों का संपर्क होता है और बातचीत सुनते ही अप्पू का शक पक्का हो जाता है। हुसैन इस पूरे नेटवर्क का हिस्सा था। अब अप्पू समझ जाता है कि मोमो को बचाने के लिए सीधे उसी पुलिस के भरोसे रहना खतरनाक होगा। तभी माधुरी अपने मामा अकल सिंह का नाम बताती है। वो ट्रैफिक पुलिस में थे और उनकी मदद ली जा सकती थी। हालांकि अकल सिंह का स्वभाव बेहद सख्त था। माधुरी बताती है कि उसके परिवार और मामा के बीच भी पुराने विवाद के कारण बातचीत लगभग बंद है। उसकी मां ने परिवार की इच्छा के खिलाफ शादी की थी और उसी के बाद रिश्तों में दूरी आ गई थी। लेकिन जब अकल सिंह को पता चलता है कि एक बच्चे और कई कुत्तों की जान खतरे में है, तो वो मदद करने को तैयार हो जाता है। अप्पू उसे वो नंबर देता है जिसे ट्रेस करने पर संदिग्धों की लोकेशन मिल सकती थी। ट्रैकिंग के बाद पता चलता है कि अपराधी एक ढाबे पर रुके हुए हैं। अकल सिंह अपनी टीम लेकर वहां पहुंचता है, मगर अपराधियों को भनक लग जाती है और वे तुरंत वहां से निकल जाते हैं। अकल सिंह उनका पीछा शुरू करता है। अब अपराधियों को लगता है कि शायद हुसैन ने ही पुलिस को उनके पीछे लगाया है,
वे हुसैन को फोन करते हैं और गुस्से में पूछते हैं कि अगर उसे ज्यादा पैसे चाहिए थे तो वो सीधे मांग लेता, उनके पीछे पुलिस भेजने की जरूरत क्यों पड़ी। हुसैन भी ये सुनकर घबरा जाता है। उसे समझ आता है कि ये सब अप्पू की चाल का नतीजा है। वो अंदाजा लगा लेता है कि बच्चे ने उसके मोबाइल की जानकारी का इस्तेमाल किया है। अब हुसैन भी अपने साथियों के पीछे निकल पड़ता है ताकि उन्हें बॉर्डर तक पहुंचाने का आखिरी मौका उसके हाथ से न जाए। लेकिन अप्पू ने पहले ही अकल सिंह को हुसैन की असलियत बता दी थी, इसलिए इस बार हुसैन की चाल आसानी से काम नहीं करने वाली थी। इसी दौरान कहानी फिर ऑस्कर की तरफ लौटती है। रघु अब अकेला नहीं था, उसने अपने साथियों को बुला लिया था और उनका इरादा ऑस्कर को रास्ते से हटाने का था। कई लोग मिलकर एक कुत्ते को घेर लेते हैं, लेकिन ऑस्कर भी समझ जाता है कि अकेले इन लोगों से लड़ना सही नहीं होगा। वो अपनी आवाज और संकेतों से आसपास मौजूद दूसरे कुत्तों को बुलाता है। कुछ ही समय में वहां कई आवारा कुत्ते जमा हो जाते हैं। अब रघु और उसके साथी उल्टा खुद अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। कुत्तों का झुंड उनके पीछे लग जाता है और रघु भागते भागते उस गुप्त क्लिनिक तक पहुंचता है जहां प्रिंस को रखा गया था। लेकिन यहां हालात पहले से भी ज्यादा खतरनाक थे। अंदर डॉक्टर प्रिंस का ऑपरेशन शुरू कर चुके थे और उसकी किडनी निकालने की तैयारी चल रही थी। बाहर ऑस्कर और दूसरे कुत्ते लगातार भौंक रहे थे। दूसरी तरफ अप्पू और अकल सिंह की टीम भी अब उन लोगों के करीब पहुंच चुकी थी। उनके सामने दो रास्ते थे, नॉर्थ एग्जिट और साउथ एग्जिट। हुसैन बार बार अकल सिंह से उनकी स्थिति पूछ रहा था और उसे नॉर्थ एग्जिट की ओर जाने के लिए कह रहा था। लेकिन अप्पू को उसकी इस बेचैनी में एक पैटर्न दिखाई देता है। उसे लगता है कि हुसैन उन्हें जानबूझकर गलत दिशा में भेजना चाहता है और उसकी बात सही निकलती है। नॉर्थ एग्जिट पर कुछ लोग मौजूद थे ताकि पुलिस को लगे कि वही असली गिरोह है, लेकिन असली किडनैपर्स साउथ एग्जिट की तरफ बढ़ रहे थे। अप्पू तुरंत अकल सिंह को दिशा बदलने के लिए कहता है। पुलिस टीम साउथ एग्जिट पर पहुंचती है और वहां उन्हें कई ट्रक नजर आते हैं। अब सवाल यह था कि चोरी किए गए कुत्तों को आखिर किस ट्रक में छिपाया गया है। एक एक करके ट्रकों की जांच होती है, दरवाजे खुलते हैं, सामान देखा जाता है, लेकिन मोमो कहीं नहीं मिलता। समय निकलता जा रहा था और सभी को डर था कि अपराधी शायद कुत्तों को लेकर बॉर्डर पार कर चुके होंगे। अप्पू की आंखों में निराशा दिखाई देने लगती है, लेकिन तभी उसे घर की एक छोटी सी याद आती है। पूजा के दौरान जब शंख बजता था तो मोमो भी उसी आवाज की नकल करता था। पास में पूजा चल रही थी, इसलिए अप्पू वहां से एक शंख ले आता है। बाकी लोग उसे देखकर हैरान होते हैं, लेकिन अप्पू बिना कुछ समझाए शंख बजाना शुरू कर देता है। पहली बार कोई जवाब नहीं आता। वो दोबारा जोर से शंख बजाता है। तभी एक ट्रक के अंदर से हल्की सी आवाज आती है। अप्पू तुरंत चौकन्ना हो जाता है। वो फिर शंख बजाता है और इस बार अंदर से मोमो की आवाज साफ सुनाई देती है। अब सबकी नजर उस ट्रक पर टिक जाती है। ट्रक खोला जाता है और अंदर का दृश्य देखकर सब हैरान रह जाते हैं। कई कुत्तों को बंद करके रखा गया था। उन्हें अवैध तरीके से बॉर्डर पार भेजने की तैयारी थी। उन्हीं के बीच मोमो भी था। अप्पू अपने दोस्त को देखते ही उसकी तरफ दौड़ता है और उसे बाहर निकाल लेता है। अप्पू को मोमो वापस मिल चुका था, लेकिन प्रिंस की हालत बेहद गंभीर थी। जिस क्लिनिक में उसे रखा गया था वहां डॉक्टर उसकी किडनी निकालने की तैयारी कर चुके थे। रघु भी किसी तरह वहां पहुंच चुका था और उसके पीछे पीछे ऑस्कर भी क्लिनिक तक आ गया था। बाहर कई कुत्ते लगातार भौंक रहे थे, जिससे अंदर मौजूद लोगों में भी डर का माहौल बन गया था। रघु जानता था कि अगर ऑस्कर उसे यहां पकड़ लेता है तो वो बुरी तरह फंस जाएगा, इसलिए वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर चला जाता है। अंदर डॉक्टर प्रिंस पर ऑपरेशन शुरू कर चुके थे। बच्चा बेहोश था और उसे यह भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। तभी ऑस्कर भी किसी तरह अंदर पहुंच जाता है। सामने डॉक्टरों को देखते ही वो जोर जोर से भौंकने लगता है। डॉक्टर उसे भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑस्कर पीछे हटने के बजाय और ज्यादा आक्रामक हो जाता है। वो डॉक्टरों को प्रिंस से दूर करने लगता है। कुछ डॉक्टर डर कर पीछे हटते हैं और ऑपरेशन रुक जाता है। ऑस्कर लगातार प्रिंस के पास खड़ा रहता है, जैसे वो उसे ये भरोसा दिला रहा हो कि अब वो अकेला नहीं है। इसी बीच बाहर मौजूद लोग भी अंदर पहुंचते हैं और पूरे अपराध का पर्दाफाश हो जाता है। जिस बच्चे को पैसों के लालच में मौत के करीब पहुंचा दिया गया था, उसकी जान उसी कुत्ते ने बचाई, जिसे लोग शायद सिर्फ एक आवारा जानवर समझते थे। लेकिन फिल्म की शुरुआत में दिखाई गई सेनापति की कहानी अब एक नया अर्थ लेती है। आखिरकार हमें बताया जाता है कि मोमो और ऑस्कर कोई सामान्य कुत्ते नहीं थे। वे उसी बहादुर सेनापति के बच्चे थे जिसे उसकी मां बनने के बाद उसके बच्चों से अलग कर दिया गया था। सेनापति के बच्चे अपनी मां से दूर जरूर हुए थे, लेकिन उसकी बहादुरी और वफादारी उनके अंदर मौजूद रही। मोमो अपने दोस्त के पास वापस आता है।
ऑस्कर प्रिंस की जिंदगी बचाता है और नूरी भी सीमा पर अपना कर्तव्य निभाता नजर आता है। यानी सेनापति के बच्चों को भले ही उनकी मां से दूर कर दिया गया था, लेकिन उसकी आत्मा जैसे उनके अंदर हमेशा जिंदा रही। शायद इसी वजह से शुरुआत में उस अधिकारी की कही बात भी आखिर में सच साबित होती है कि सेनापति के बच्चे जहां भी होंगे कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। और दोस्तों, यही इस पूरी कहानी का सबसे भावुक हिस्सा है। कभी कभी हमें लगता है कि हम अपने पालतू जानवरों की देखभाल कर रहे हैं, लेकिन असल में कई बार वही जानवर मुश्किल समय में हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। वे हमारे घर में रहते हैं, हमारी आवाज पहचानते हैं, हमारी आदतें याद रखते हैं और सबसे जरूरी बात, वे हमें अपना मान लेते हैं। एक बार किसी को अपना मान लेने के बाद उन्हें यह फर्क नहीं पड़ता कि सामने खतरा कितना बड़ा है। तो दोस्तों, इस तरह मोमो और ऑस्कर ने साबित कर दिया कि सच्ची वफादारी के आगे कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। अगर आपको ओ माई डॉग की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।